नमस्ते। आज हम इतिहास की शायद सबसे दुस्साहसी कॉर्पोरेट टेकओवर की कहानी में उतर रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी जो एक ट्रेडिंग कंपनी से शुरू हुई। हाँ, जो भारत में मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने एक पूरे उपमहाद्वीप पर ही कब्जा कर लिया। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक तरह से रणनीति, लालच और धोखे की एक केस स्टडी है। हम 1498 से शुरू करेंगे, जब वास्को डी गामा ने भारत की जमीन पर कदम रखा। और 1857 तक आएंगे, जब इस कंपनी के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। मुगल साम्राज्य का बिखरना, क्षेत्रीय ताकतों का उदय और अंग्रेजों की वो चालाक नीतियां, जिन्होंने महज 150 सालों में व्यापारियों को शासक बना दिया। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरूर। तो सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है जी। कि ये सब भारत आए ही क्यों? क्या था यहाँ ऐसा? देखिए, उस जमाने में भारत की छवि, जिसे कहते हैं ना सोने की चिड़िया, हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ एक कहावत नहीं थी। यूरोप के लिए भारत का मतलब था मसाले बेहतरीन कपड़ा, और दौलत, बेशुमार दौलत। बेशुमार दौलत। तो हर कोई इस दौड़ में शामिल होना चाहता था। दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनियां एक के बाद एक आईं। जैसे कोई बड़ी पार्टी चल रही हो और मेहमान आते जा रहे हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पुर्तगाली 1498 में सबसे पहले दरवाजा खटखटाते हैं, फिर उनके पीछे पीछे डच आते हैं, फिर अंग्रेज, डेनिश और लगभग 1.5 सदी बाद 1664 में फ्रांसीसी। तो ये जो क्रम है, ये भी अपने आप में एक कहानी कहता है कि भारत का आकर्षण यूरोप में कैसे धीरे धीरे फैला। सही कहा। और टाइमिंग यानी समय इस कहानी में बहुत बड़ा किरदार निभाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि जब ये कंपनियां बन रही थीं या भारत पहुंच रही थी, तब यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी? बिल्कुल। जब 1498 में वास्को डी गामा आया, तब यहाँ मुगलों का नहीं बल्कि दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन था। मुगल तो वो तो बाबर के साथ 1526 में आए। अच्छा। लेकिन असली दिलचस्प मोड़ आता है अंग्रेजों के समय। हाँ, जब 1600 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तब भारत में अकबर का शासन था। बहुत मजबूत शासक। बहुत मजबूत शासक। लेकिन जब तक कंपनी का पहला प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये सिर्फ एक संयोग था या इस टाइमिंग का कोई गहरा मतलब निकलता है? ये किस्मत का एक ऐसा खेल था जिसका असर बहुत गहरा हुआ। सोचिए, अगर हॉकिंस का सामना अकबर से होता तो शायद उसे उतनी आसानी से भाव भी नहीं मिलता। अकबर तो एक स्थापित और बहुत आत्मविश्वास से भरे शासक थे। बिल्कुल। जहांगीर अपने पिता के मुकाबले नई चीजों और विदेशी ताकतों को लेकर थोड़े ज्यादा जिज्ञासु और शायद थोड़े कम सतर्क थे। और यहीं से अंग्रेजों को वो पहली दरार मिली जिसमें वे अपना पैर फंसा सके। और फिर आता है 1707, औरंगजेब की मृत्यु। हमारे स्रोतों में इस साल को एक ब्रेकिंग पॉइंट की तरह दिखाया गया है। ऐसा क्या था औरंगजेब में कि उसके जाते ही पूरा मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा? औरंगजेब की ताकत को समझने के लिए एक छोटा सा किस्सा है। 1688 में एक ब्रिटिश गवर्नर था, सर जॉन चाइल्ड। अच्छा। उसने घमंड में आकर कुछ मुगल जहाजों पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब इतना नाराज हुआ कि उसने अंग्रेजों की कई फैक्ट्रियों पर ताला लगवा दिया, उन पर भारी जुर्माना लगाया और उस गवर्नर को भारत से बाहर निकलवा दिया। मैंने पढ़ा है कि अंग्रेजों को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। जी हाँ, ये दिखाता है कि जब तक केंद्र में एक मजबूत शासक था, तब तक इन कंपनियों की हदें तय थीं। लेकिन औरंगजेब के बाद जो शासक आए, जिन्हें उत्तर मुगल कहते हैं, वो कमजोर थे। और इसी राजनीतिक खालीपन का फायदा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने उठाया। एक तरफ ये विदेशी कंपनियां आपस में लड़ रही थीं, और दूसरी तरफ बंगाल, मैसूर और मराठा जैसे भारतीय राज्य भी आपस में उलझे हुए थे। इसी अराजकता के बीच अंग्रेजों के हाथ एक जैकपॉट लगा। साल था 1717। फर्रुखसियर का मामला। हाँ, मुगल बादशाह था फर्रुखसियर, जो बहुत बीमार था। एक ब्रिटिश डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने उसका इलाज कर दिया। बादशाह इतना खुश हुआ कि उसने अंग्रेजों को एक शाही फरमान दे दिया। और ये कोई मामूली फरमान नहीं था, इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है ना? बिल्कुल। इसने अंग्रेजों को बंगाल में, जो उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था, बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया। हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी कंपनी को देश के सबसे अमीर राज्य में टैक्स फ्री काम करने का लाइसेंस मिल गया हो। इससे तो उनकी आर्थिक ताकत कई गुना बढ़ गई होगी। बढ़ गई। और यहीं से बंगाल के नवाब के साथ उनके टकराव की नींव भी पड़ी।
नवाब का कहना था कि व्यापार मेरे राज्य में हो रहा है तो टैक्स मुझे मिलना चाहिए। कंपनी कहती थी कि हमें तो बादशाह से छूट मिली है। और यही विवाद आगे चलकर 1757 में प्लासी के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। सही। तो अब तक उन्होंने अपनी जगह बना ली थी, कुछ लड़ाइयां भी जीत ली थी, लेकिन एक पूरे उपमहाद्वीप को नियंत्रित कैसे किया जाए, सिर्फ सेना के दम पर तो ये मुमकिन ही नहीं था। नहीं, आपको एक सिस्टम चाहिए होता है, एक ऐसी व्यवस्था जो आपकी पकड़ को मजबूत करे। और यहीं से उनकी नीतियों का खेल शुरू होता है। हाँ, और उनकी नीतियां बहुत चालाकी से धीरे धीरे विकसित हुईं। सबसे पहले उन्होंने बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज द्वैध शासन यानी ड्यूल गवर्नमेंट को लागू किया। ये द्वैध शासन सुनने में बड़ा जटिल लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझिए कि कंपनी ने घर की तिजोरी की चाबी अपने पास रख ली। अच्छा। और घर चलाने की सारी जिम्मेदारियां जैसे राशन लाना, बिजली का बिल भरना, ये सब नवाब को दे दी, लेकिन उसे तिजोरी से एक पैसा भी नहीं दिया। तो नतीजा क्या होगा? घर का दिवालिया होना तय था, मतलब टैक्स वसूलने का सारा अधिकार कंपनी के पास और प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के पास, जिसके हाथ खाली थे। ठीक है, ही हुआ। बंगाल में पूरी तरह अराजकता फैल गई और इसका सबसे भयानक नतीजा 1770 के अकाल के रूप में सामने आया, जिसमें बंगाल की लगभग 1/3 आबादी मारी गई। 1/3? ये तो बहुत भयानक है। हाँ, ये व्यवस्था इतनी विनाशकारी थी कि खुद अंग्रेजों को इसे खत्म करना पड़ा। तो द्वैध शासन का प्रयोग तो असफल रहा। इसके बाद उनकी अगली बड़ी चाल क्या थी? अगली चाल और भी ज्यादा शातिर थी। ये थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस। सहायक संधि? ये सिर्फ एक सैन्य समझौता नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल था। मनोवैज्ञानिक जाल? वो कैसे? संधि तो दो बराबर भी ताकतों में होती है। वेलेस्ली ने भारतीय राजाओं के सबसे बड़े डर, पड़ोसियों से हमला या अंदरूनी विद्रोह को ही अपना हथियार बना लिया। उसने राजाओं से कहा, आप अपनी महंगी सेना को भंग कर दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी आधुनिक ब्रिटिश सेना आपकी सुरक्षा के लिए आपके राज्य में तैनात करेंगे। बस आप उसका खर्चा उठा लेना। ये तो पहली नजर में एक बहुत अच्छा सौदा लगता है। अपनी सेना का झंझट खत्म और सुरक्षा की गारंटी भी। यही तो जाल था। जिस दिन एक राजा ने इस संधि पर दस्तखत किए, उसी दिन उसने अपनी आजादी खो दी। मतलब एक झटके में राजाओं ने अपनी सैन्य ताकत भी खो दी और उस सुरक्षा के लिए कंपनी के कर्जदार भी हो गए। और उनकी राजधानी में एक ब्रिटिश ऑफिसर, जिससे रेजिडेंट कहते थे, बैठ गया, जो उनके हर फैसले पर नजर रखता था। मतलब बिना एक भी गोली चलाए किसी राज्य को मानसिक रूप से गुलाम बना लेना। ये उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल थी। हैदराबाद का निजाम इसे स्वीकार करने वाला पहला बड़ा शासक था। और अगर कोई राजा इस मीठे जहर को पीने से मना कर दे तो उसके लिए थी लॉर्ड डलहौजी की सीधी सपाट नीति, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें कोई लाग लपेट नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये सीधी विलय की नीति थी। इस नीति के तहत अगर किसी राजा का अपना कोई जैविक पुत्र नहीं होता तो उसके गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और उस राज्य को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। हाँ। लेकिन एक मिनट, क्या अंग्रेजों के नजरिए से ये एक प्रशासनिक सुधार नहीं था? वो शायद ये तर्क देते होंगे कि गोद लिए शासकों से अस्थिरता आती है। वो तर्क यही देते थे, लेकिन ये भारतीय परंपरा और भावनाओं पर सीधा हमला था। गोद लेने की प्रथा तो भारत में सदियों से चली आ रही थी। इसे गैर कानूनी ठहराना असल में राज्य हड़पने का एक बहाना मात्र था। सतारा, झांसी, नागपुर, कई बड़े राज्य इसी का शिकार। हाँ, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोहों का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण यही नीति थी। तो उन्होंने राजनीतिक रूप से तो राजाओं को पूरी तरह लाचार कर दिया था, लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ राजनीतिक नियंत्रण से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। और यहीं से उनकी आर्थिक नीतियों का खेल शुरू होता है, जिसने भारत को सोने की चिड़िया से ब्रिटेन के लिए कच्चा माल उगलने वाली मशीन बना दिया। और इन आर्थिक नीतियों की रीढ़ थी उनकी भू राजस्व व्यवस्था, यानी जमीन से टैक्स वसूलने के तरीके। उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में 3 अलग अलग सिस्टम लागू किए, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, कंपनी की तिजोरी को ज्यादा से ज्यादा भरना। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त की, जिसे कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया। इस व्यवस्था में कंपनी ने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और सरकार का टैक्स हमेशा के लिए स्थायी यानी फिक्स कर दिया। तो कंपनी को तो एक तय रकम मिल जाती थी। हाँ, लेकिन जमींदार किसानों से कितना भी वसूल सकते थे। इसमें एक सूर्यास्त कानून भी था। सूर्यास्त कानून, ये क्या था? इसका मतलब था कि जमींदार को एक तय तारीख को सूरज डूबने से पहले अपना लगान जमा करना होता था।
अगर वो 1 मिनट भी लेट हो गया तो उसकी पूरी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो जमींदार पर जबरदस्त दबाव रहता होगा जो वो आगे किसानों पर डालता होगा। बिल्कुल, चाहे फसल हो या ना हो। और बाकी 2 व्यवस्थाएं क्या थीं? दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो दक्षिण और पश्चिमी भारत के सबसे बड़े हिस्से लगभग 51% जमीन पर लागू थी। इसमें कोई जमींदार नहीं था। सरकार सीधे किसान से लगान वसूलती थी। हाँ, किसान को रैयत कहते थे। सुनने में ये बेहतर लगता है, लेकिन यहाँ टैक्स की दर इतनी ज्यादा थी, कभी-कभी फसल का 50-60% तक, कि किसान हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। जी, जो पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में थी। इसमें सरकार किसी एक किसान से नहीं, बल्कि पूरे गांव या गांव के समूह, जिसे महाल कहते थे, से एक साथ लगान तय करती थी। तो अगर कोई एक किसान लगान नहीं दे पाता तो उसका बोझ पूरे गांव पर आ जाता था। सही समझे। तो चाहे तरीका कोई भी हो, अंत में पिसता किसान ही था। इन व्यवस्थाओं ने तो भारतीय कृषि की कमर ही तोड़ दी होगी। बिल्कुल। ऊपर से उन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण किया। किसानों को चावल, गेहूं उगाने की जगह नील, कपास, अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया गया। क्यों? क्योंकि इन चीजों की जरूरत ब्रिटेन के कारखानों को कच्चे माल के रूप में थी। जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत में अनाज की कमी होने लगी और अकाल और भी भयानक हो गया। तो अब तक हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर तरफ से भारत को जकड़ लिया था। अब सवाल ये है कि जब आप किसी स्प्रिंग को इतना दबाते हैं तो क्या होता है? जाहिर है एक दिन वो पूरी ताकत से पलट कर आता है। और वही पलटवार था 1857 का महासंग्राम। ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी। ये उन 100 सालों में जमा हुए गुस्से, अपमान और शोषण का विस्फोट था, जिनकी हमने अभी बात की। इसके कारण वही थे। राजा नवाब अपनी रियासतें छिन जाने से नाराज थे, जमींदार अपनी जमींदारी जाने से नाराज थे, किसान भारी लगान से बर्बाद थे, और कारीगरों का काम अंग्रेजी माल के आने से ठप हो गया था। और सेना, जो कंपनी की ताकत का आधार थी, उसमें भी असंतोष उबल रहा था। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था, उन्हें कम वेतन मिलता था और उन्हें कभी सूबेदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इस सूखे जंगल में बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी बनी चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। हाँ, ये खबर फैली कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप है, जिसे इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आग लगा दी। ये वो आखिरी तनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। इसके अलावा कुछ सामाजिक कारण भी थे, जैसे सती प्रथा पर रोक या विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता। आज हमें ये सही लगते हैं, लेकिन उस समय के समाज ने इसे अपने धर्म में सीधा हस्तक्षेप माना। बिल्कुल। ये विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और तेजी से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार में आरा तक फैल गया। इसका पैमाना बहुत बड़ा था। लेकिन तमाम वीरता और बलिदान के बावजूद ये अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सका। इसकी असफलता के पीछे क्या मुख्य वजहें थीं? कई वजहें थीं। सबसे बड़ी कमी एक मजबूत और सर्वमान्य केंद्रीय नेतृत्व की थी। बहादुर शाह जफर को नेता तो बनाया गया, लेकिन वो बहुत बूढ़े और शक्तिहीन थे। और ये विद्रोह पूरे भारत में भी नहीं फैला। नहीं, दक्षिण भारत और पंजाब काफी हद तक शांत रहे। कई बड़े भारतीय शासकों जैसे सिंधिया और निजाम ने तो अंग्रेजों का साथ दिया। और संसाधन? विद्रोहियों के पास संसाधनों की कमी थी, जबकि अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और संचार के साधन थे। हाँ, जैसे टेलीग्राफ। इसने उन्हें तेजी से सूचनाएं पहुंचाने में बहुत मदद की। तो ये क्रांति असफल हो गई, लेकिन क्या इसका कोई असर नहीं हुआ या सब व्यर्थ गया? नहीं, व्यर्थ बिल्कुल नहीं गया। असर हुआ और बहुत गहरा असर हुआ। ये क्रांति असफल होकर भी बहुत कुछ बदल गई। सबसे बड़ा और सीधा परिणाम क्या था? सबसे बड़ा परिणाम ये था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के 450 साल पुराने शासन का अंत हो गया। मतलब जिस कंपनी ने ये सब शुरू किया था, उसे ही खत्म कर दिया गया। हाँ, 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास करके भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में ले लिया। तो अब भारत आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने। और नीतियों में भी जरूर कुछ बदलाव आए होंगे। बहुत बड़े बदलाव।
अंग्रेजों को समझ आ गया था कि भारतीय राजाओं को और ज्यादा नाराज करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत जैसी हड़प नीतियां खत्म कर दी गईं। राजाओं को आश्वासन दिया गया कि अब उनके राज्य नहीं छीने जाएंगे। जी, और सेना को फिर से संगठित किया गया, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या कम करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ताकि भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह ना हो सके। तो ये थी कहानी उस कॉर्पोरेट टेकओवर की और उस शोषण की जिसने 1847 के महासंग्राम को जन्म दिया। ये क्रांति भले ही अपना तात्कालिक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इसने अनजाने में ही भारत में राष्ट्रवाद की वो पहली चिंगारी जला दी जो आगे चलकर आजादी की लड़ाई की मशाल बनी। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। 1857 में साहस था, बलिदान था, गुस्सा था, लेकिन एक एकीकृत सोच और नेतृत्व की कमी थी। अगर उस समय नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे नेताओं को एकजुट करने वाला कोई एक सर्वमान्य केंद्रीय नेता होता, तो क्या भारत का भविष्य कुछ और हो सकता था? क्या आजादी की कहानी 90 साल पहले ही लिखी जा सकती थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। भारतीय आधुनिक इतिहास के वो 90 साल 1857 से 1947 तक, ये वो दौर है जिसने कह सकते हैं कि भारत की तकदीर हमेशा के लिए लिख दी। आज हम इसी दौर की गहराइयों में उतरेंगे, उन घटनाओं और उनके पीछे छिपे मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और नाम दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इन 90 सालों के सफर को एक कहानी की तरह समझेंगे। विद्रोह, कानून, आंदोलन और फिर आजादी। इस कहानी में वो सारे जरूरी पहलू शामिल होंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत अहम है। तो चलिए इस दौर के ताने बाने को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है 1857 से। अक्सर इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कह दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरे देश में एक बारूद का ढेर जमा हो गया था, जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार था। आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, बारूद का ढेर। ये बारूद कई दशकों से जमा हो रहा था। अगर इसके राजनीतिक कारण देखें तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति एक बड़ी वजह थी। हाँ। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी अवध का विलय। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी फौज में ज्यादातर सिपाही वो अवध के किसान परिवारों से ही थे। अच्छा। तो जब उनके नवाब को हटाया गया तो ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये उन सिपाहियों के सम्मान पर, उनकी पहचान पर सीधा हमला था। मतलब ये सिर्फ एक सिपाही का नहीं, बल्कि वर्दी पहने हुए किसान का गुस्सा था। बिल्कुल। और जाहिर है आर्थिक मोर्चे पर तो किसान पहले से ही पिसे हुए थे। हाँ, बहुत ज्यादा। भारी भरकम लगान और ब्रिटेन की एक तरफा व्यापार नीतियों ने भारतीय दस्तकारी और उद्योगों को तो पूरी तरह तबाही कर दिया था। और इसके साथ साथ सामाजिक और धार्मिक दखलंदाजी भी बढ़ रही थी, जैसे 1850 का लेक्स लॉकी कानून। इसमें क्या था? इसमें कहा गया कि अगर कोई धर्म बदलकर ईसाई बनता है तब भी उसकी पैतृक संपत्ति पर हक रहेगा। अच्छा। फिर फौज के अंदर तिलक लगाने या पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी गई। तो ये छोटी छोटी बातें लोगों को ये एहसास दिला रही थी कि अंग्रेज सिर्फ उनका देश नहीं, बल्कि उनका धर्म और उनकी संस्कृति भी छीनना चाहते हैं। और फिर आई वो चिंगारी जिसने इस पूरे बारूद में आग लगा दी। चर्बी वाले कारतूस। हाँ, वो तात्कालिक कारण बना। जब पुरानी ब्राउन बेस राइफल की जगह नई एनफील्ड राइफल आई तो ये अफवाह फैली कि इसके कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिससे मुंह से काटना पड़ता था। बिल्कुल। और ये हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए काफी था। इसका पहला संगठित विरोध हुआ 23 जनवरी 1857 को दमदम छावनी में। और फिर मंगल पांडे? हाँ, फिर 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। लेकिन अक्सर परीक्षाओं में सवाल आता है कि विद्रोह की असली शुरुआत कहां से और कब से मानी जाती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये एक बहुत जरूरी तथ्य है, इस पर ध्यान दीजिए। विद्रोह की सांकेतिक शुरुआत भले ही मंगल पांडे ने की, लेकिन इसकी वास्तविक और संगठित शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को हुई। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि विद्रोह के लिए नाना साहेब और अजीमुल्ला खान ने 31 मई की तारीख तय की थी, ताकि पूरे देश में एक साथ एक ही दिन विद्रोह हो। लेकिन ये तो पहले शुरू हो गया। हाँ, मेरठ में सिपाहियों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने 20 दिन पहले ही बिगुल फूंक दिया। समय से पहले शुरू हो जाना शायद यही एक वजह बनी कि ये पूरे देश में एक साथ फैल नहीं पाया। सही पकड़ा आपने। ये इसकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बना। दिल्ली में नाम के लिए नेता थे बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर,
लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। और बिहार में बाबू कुंवर सिंह। हाँ, बिहार में 80 साल के बाबू कुंवर सिंह ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों को कई बार हराया। वो इस विद्रोह के शायद अकेले ऐसे बड़े नेता थे जो अंग्रेजों से कभी हारे नहीं। तो फिर इतना व्यापक होने के बावजूद ये विद्रोह आखिरकार दब क्यों गया? मुख्य वजह क्या रही? सबसे बड़ी कमजोरी थी एक केंद्रीय नेतृत्व का ना होना। कोई एक साझा योजना नहीं थी। हर कोई अपने इलाके और अपने अपने कारणों से लड़ा रहा था। दूसरी बड़ी बात, भारत का एक बड़ा तबका, जिसमें ज्यादातर रियासतें और पढ़ा लिखा मध्य वर्ग शामिल था, वो इस विद्रोह से दूर रहा। उन्होंने साथ नहीं दिया। दूरी नहीं रहा, कई ने तो अंग्रेजों का साथ दिया। उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने खुद कहा था कि इन रियासतों ने तूफान में बांध की तरह काम किया, वरना हम एक ही लहर में बह गए होते। तो इस महासंग्राम का नतीजा क्या निकला? भारत के इतिहास पर इसका क्या असर पड़ा? यहां से भारतीय इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। सबसे बड़ा और फौरी नतीजा तो ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। बिल्कुल, सीधे महारानी के अधीन। अंग्रेजों को समझ आ गया कि वो सिर्फ ताकत से राज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक नकारात्मक असर ये हुआ कि उन्होंने बांटो और राज करो की नीति को और मजबूती से लागू करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका एक सकारात्मक असर भी तो हुआ होगा। हाँ, सबसे सकारात्मक असर ये था कि 1857 का ये संग्राम आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गया। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों को ये एहसास हो गया होगा कि सिर्फ फौज के दम पर भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। उन्हें व्यवस्था में बदलाव की जरूरत महसूस हुई होगी। बिल्कुल, और इसी सोच ने जन्म दिया उन अधिनियमों या एक्ट्स को जो सुधार के नाम पर भारत पर ब्रिटिश पकड़ को और मजबूत करने के लिए बनाए गए थे। 1857 के तुरंत बाद 1858 का अधिनियम आया, जिसने सत्ता कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को दे दी और गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहा जाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव था। असल कहानी तो उन कानूनों में है जिनके जरिए उन्होंने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू किया। सही कह रही हैं। अगर हम 1909, 1919 और 1935 के 3 बड़े अधिनियमों को एक साथ देखें तो अंग्रेजों की रणनीति साफ नजर आती है। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये राजनीतिक शतरंज की चालें थीं। अच्छा। इसकी शुरुआत हुई 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार से। यहीं पर पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की गई। इसका मतलब क्या था? इसे जरा सरल भाषा में समझाइए। इसका मतलब था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में सिर्फ मुस्लिम वोटर ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। इसने भारतीय समाज और राजनीति में सांप्रदायिकता का वो बीज बोया जिसका नतीजा हमें 38 साल बाद विभाजन के रूप में देखने को मिला। ये बांटो और राज करो की नीति का सबसे खतरनाक उदाहरण था। तो ये थी उनकी पहली चाल, समाज को धर्म के नाम पर बांटो। इसके बाद क्या हुआ? इसके 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन मतलब डायार्की लागू किया गया। द्वैध शासन, ये क्या था? इसे ऐसे समझिए कि आपको घर की रसोई का मंत्री बना दिया गया है। आप ये तो तय कर सकती हैं कि खाना क्या बनेगा, लेकिन सब्जी खरीदने का बजट और गैस का चूल्हा आपके माता पिता के हाथ में। मतलब जिम्मेदारी तो दी लेकिन असली ताकत नहीं दी। बिल्कुल ठीक यही भारतीय मंत्रियों के साथ हुआ। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभाग दिए गए, लेकिन वित्त और पुलिस जैसे जरूरी विभाग अंग्रेज गवर्नर के पास ही रहे। ये ताकत देने का एक भ्रम था। मतलब पहले बांटा, फिर ताकत का भ्रम पैदा किया, और फिर आया 1935 का अधिनियम, जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। हाँ, 1935 का भारत सरकार अधिनियम अब तक का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत दस्तावेज था। इसने प्रांतों से द्वैध शासन खत्म करके उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता दी, यानी ज्यादा अधिकार दिए। और एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव भी था इसमें। हाँ था, लेकिन वो कभी लागू नहीं हो पाया क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। और इसी कानून के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो रणनीति साफ है, पहले बांटो, फिर शक्ति का भ्रम दो, और आखिर में एक ऐसा जटिल ढांचा बनाओ जिसे लागू करना ही मुश्किल हो, ताकि नियंत्रण हमेशा उनके हाथ में बना रहे। इन कानूनों के साथ साथ जमीन पर भी तो भारत की राजनीतिक चेतना आकार ले रही थी। निश्चित रूप से। और इसकी सबसे बड़ी संगठित अभिव्यक्ति थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसे एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने स्थापित किया था। जी,
पहले एक सेफ्टी वॉल थ्योरी चलती थी कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को इसलिए बनवाया ताकि भारतीयों का गुस्सा शांति से बाहर निकल जाए, जैसे प्रेशर कुकर से भाप निकलती है। लेकिन क्या ये सच है? क्या हमारे नेता इतने भोले थे? अब इतिहासकार मानते हैं कि कहानी उल्टी थी। अच्छा। भारतीय नेता ह्यूम का इस्तेमाल एक तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में कर रहे थे। दिलचस्प है। जैसे तड़ित चालक बिजली को अपनी ओर खींचकर इमारत को बचा लेता है, वैसे ही ह्यूम की मौजूदगी ने शुरुआती सालों में कांग्रेस को अंग्रेजों के सीधे दमन से बचाए रखा। और इस संगठन ने जल्द ही अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी, खासकर 1905 में। हाँ, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अंग्रेजों ने कहा कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन असली मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करना। बिल्कुल। इसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, वो अपने आप में अनोखा था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया और स्वदेशी स्कूलों और कारखानों को बढ़ावा दिया। सही। पहली बार आजादी की लड़ाई सिर्फ बैठकों तक सीमित न रहकर सड़कों पर आ गई थी। और फिर 1915 में गांधी जी भारत आए और उन्होंने इस पूरी लड़ाई का अंदाज ही बदल दिया। बिल्कुल। गांधी जी ने राजनीति को अभिजात वर्ग के ड्राइंग रूम से निकालकर भारत के आम इंसान, किसान और मजदूर तक पहुंचा दिया। उन्होंने आते ही आंदोलन शुरू नहीं किए। नहीं, पहले उन्होंने भारत को समझा, घूमा और फिर अपने सत्याग्रह के छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए। चंपारण 1917 में उन्होंने नील किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। अहमदाबाद 1918 में मिल मजदूरों के लिए पहली बार भूख हड़ताल की और खेड़ा 1918 में किसानों का लगान माफ करने के लिए पहला असहयोग किया। और इन छोटे छोटे सफल प्रयोगों के बाद उन्होंने 3 राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़े किए। हाँ, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा। हाँ, इन आंदोलनों ने पहली बार पूरे भारत को एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। लेकिन गांधी जी के अहिंसक रास्ते के साथ साथ एक और रास्ता भी था जो शायद ज्यादा जोशीला था, क्रांतिकारियों का रास्ता। सही। और यहाँ सिर्फ भगत सिंह का नाम लेना काफी नहीं, उनकी सोच को समझना बहुत जरूरी है। उनकी विचारधारा क्या थी? भगत सिंह और उनके संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। वो एक समाजवादी व्यवस्था बनाना चाहते थे जहां किसानों और मजदूरों का शोषण न हो। अच्छा। उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ बम और पिस्तौल नहीं था, बल्कि विचारों का इनकलाब था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सिर्फ एक नारा नहीं है, वो पूरी की पूरी विचारधारा है। उनके अलावा और भी तो कई समूह थे। हाँ, बहुत थे। बंगाल में युगांतर और अनुशीलन समिति जैसे संगठन बहुत सक्रिय थे। देश के बाहर अमेरिका और कनाडा में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसने विदेश में रह रहे भारतीयों में आजादी की अलग जगाई। इन सब ने अपने अपने तरीके से ये संदेश दिया कि भारत अब और गुलामी सहने को तैयार नहीं है। और अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, स्वतंत्रता और विभाजन। ये कैसे हुआ? ये एक बहुत जटिल और कह सकते हैं कि दर्दनाक प्रक्रिया थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था और उन्हें ये समझ आ गया था कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत शुरू हुई। साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन और आखिर में कैबिनेट मिशन। कई कोशिशें हुई, लेकिन तब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि साथ रहना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और फिर आए लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के आखिरी वाइसराय। हाँ, उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। इसी योजना ने भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण का खाका तैयार किया। और इसी के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ। जी, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 नए देश अस्तित्व में आए। ये आज़ादी की खुशी भी थी और बंटवारे का गहरा जख्म भी। चलिए, इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, इस पूरे 90 साल के तूफानी सफर पर एक नजर डालते हैं, सिर्फ 1 मिनट में। जरूर, शुरू करते हैं। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मेरठ से शुरुआत। 1858 कंपनी का राज खत्म, ब्रिटिश ताज का शासन शुरू। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसने पृथक निर्वाचन की नींव डाली। 1915 गांधी जी की भारत वापसी। 1919 माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार,
प्रांतों में द्वैत शासन यानी जिम्मेदारी बिना अधिकार वाली व्यवस्था। 1920, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऐतिहासिक दांडी मार्च, 1935, भारत सरकार अधिनियम जो हमारे संविधान का आधार बना, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का नारा, और आखिर में 1947। माउंटबेटन योजना, स्वतंत्रता और दुखद विभाजन। तो ये था 1857 से 1947 तक का हमारा सफर। हमने देखा कि कैसे विद्रोह की एक चिंगारी ने आज़ादी की ज्वाला को रोशन किया और कैसे अलग अलग विचारधाराओं और रास्तों ने मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण किया। बिल्कुल। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। सोचिए, अगर 1857 का विद्रोह अपनी तय तारीख यानी 31 मई को एक साथ पूरे देश में एक सुनियोजित तरीके से शुरू होता, तो क्या आज भारत का इतिहास और भूगोल कुछ और होता?